आज के हम इस वीडियो में कक्षा 9 की विज्ञान के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थों का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में अध्ययन किया था। उसी के आगे हम अध्ययन करेंगे पदार्थों की अवस्था परिवर्तन। पदार्थों की अवस्था परिवर्तन कैसे होती है, किस तरह से होती है, इसको हमें देखना है। जब किसी ठोस का तापमान बढ़ाया जाता है तब उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने से कण और अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। वैसे तो आमतौर पर किसी भी पदार्थ के कण हमेशा कंपन करते ही रहते हैं, पर जब उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो फिर वो कण और भी तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा, ऊष्मा द्वारा जब किसी पदार्थ को ऊर्जा प्रदान की जाती है तो उस पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल से ये ऊष्मा ज़्यादा हो जाती है। और जैसे ही पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल से ये ऊष्मा ज़्यादा हो जाती है, पदार्थ के कण अपना नियत स्थान छोड़कर अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। और पदार्थ के कण जब अपना नियत स्थान छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर विचरण करने लगता है तो एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि वो ठोस जो है वो धीरे धीरे पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है वह तापमान उसका गलनांक कहलाता है, और इस क्रिया को गलन कहते हैं। किसी ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया गलन कहलाती है, और जिस तापमान पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वो गलनांक कहलाती है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल से, यानी गलनांक के लिए जो ऊष्मा होती, जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसके कणों के आकर्षण बल से ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो एक गलनांक जो है वो उसके कणों के बीच के आकर्षण बल को सामर्थ्य को दर्शाता है। कितने आकर्षण बल है, कितनी ऊष्मा उसको ज़्यादा लगेगी अवस्था परिवर्तित करने के लिए। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान स्थिर रहता है। जब कोई ठोस गलाया जाता है तो गलने की प्रक्रिया में तापमान तो स्थिर रहता है, और जब फिर भी ठोस को ऊष्मा दी जाती है तो ठोस को ऊष्मा तो हम दे रहे हैं, लेकिन उसका तापमान शुरू में धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बाद में वो स्थिर हो जाता है। और जब तापमान बाद में स्थिर हो जाता है तो उसके तापमान में फिर कोई वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार से वो जो ऊर्जा हम दे रहे हैं वो ऊर्जा कहाँ उपयोग में ला रहे हैं, कहाँ उपयोग में लाई जा रही है, वो ऊर्जा उसके तापमान में वृद्धि के लिए उपयोग में लाई जा रही है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब हम इसी प्रकार से, जिस तरह से हमने ठोस के बारे में देखा, इसी प्रकार से जब हम किसी द्रव को ऊष्मा देते हैं तो जैसे ही हम द्रव को ऊष्मा देते हैं तो उसमें भी यही प्रक्रिया होती है कि द्रव के कण और ज़्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं। उनके कणों के बीच की कणों के बीच का जो आकर्षण है वो उसको दी गई ऊष्मा की ऊर्जा से कम हो जाता है। माने ऊष्मा से जो ऊर्जा दी जाती है वो ज़्यादा हो जाती है और उसके कणों के बीच का आकर्षण बल कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में द्रव के कण भी जो हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं, और लगातार उसको ऊष्मा दे जाने से ये जो द्रव है उसके कण धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। तो इस प्रकार से वह तापमान, जिस तापमान पर कोई द्रव अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है, माने द्रव अवस्था से गैस अवस्था में पहुंचता है, वो उसका क्वथनांक कहलाता है। इसमें भी हम लगातार उसका तापमान, शुरू में तो देखते हैं कि लगातार तापमान बढ़ता जाता है द्रव का, लेकिन एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर स्थिर हो जाता है और उस द्रव की अवस्था परिवर्तित होने लगती है। जबकि हम उसको लगातार ऊष्मा देते जाएंगे तो वो ऊष्मा उसकी अवस्था परिवर्तन के कार्य में व्यय होगी। तो इस तरह से ये
पदार्थों की अवस्था परिवर्तन है। इसके बाद हम देखेंगे वाष्पीकरण किसी पदार्थ की। इसके बाद हम देखेंगे वाष्पीकरण, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। किसी भी पदार्थ के अवस्था बदलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। खुले में यदि पानी को रख दिया जाए तो धीरे धीरे वाष्पित होने लगता है। कपड़े को हम बाहर सुखाने के लिए रखते हैं तो सूख जाता है। इसका कारण है कि द्रव की सतह पर स्थित कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। तो द्रव की सतह पर जो कण स्थित होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है और अधिक गतिज ऊर्जा के कारण वो वाष्पित होकर बाहर चला जाता है, तो वो दूसरे कणों से आकर्षण से मुक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया क्वथनांक से कम ताप पर हमेशा चलती रहती है। इस प्रक्रिया के लिए क्वथनांक के तापमान पर किसी भी द्रव को पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, उससे कम तापमान पर भी लगातार चलती रहती है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। पहला कारक है वाष्पीकरण सतह का क्षेत्रफल। वाष्पीकरण वाली सतह का क्षेत्रफल यदि ज़्यादा होगा तो वाष्पन ज़्यादा होगा और यदि वाष्पीकरण वाली सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पन कम होगा। दूसरा कारक है सतह का तापमान। यदि वाष्पीकरण वाली सतह का तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और वाष्पीकरण करने वाली सतह का तापमान कम होगा तो वाष्पन कम होगा। आसपास या सतह की आर्द्रता। तीसरा है आसपास या सतह की आर्द्रता। यदि वाष्पीकरण वाले सतह के आसपास या उस सतह पर आर्द्रता अधिक है तो उसका वाष्पीकरण कम होगा और यदि उसके आसपास आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। और चौथा कारक है वायु की गति। यदि वायु की गति तेज होगी, तेजी से हवा चलेगी तो जल्दी से वाष्पन होगा और यदि हवा धीमी चलेगी तो वाष्पन की गति कम होगी। हम गर्मी में देखते हैं कि जब ज़्यादा तेज कपड़ों को बाहर सुखाने के लिए डालते हैं तो ज़्यादा तेज़ हवा होती है तो जल्दी सूख जाता है, कम तेज़ हवा होती है तो देर से सूखता है। फिर हम आगे देखेंगे वाष्पीकरण से शीतलता क्यों आती है। कोई भी द्रव वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा, क्योंकि द्रव जब उसका वाष्पीकरण होता है तो उसमें ऊर्जा कम हो जाती है उसकी, तो वाष्पीकरण से जो ऊर्जा कम हुई उसको पुनः प्राप्त करने के लिए आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और इसलिए वाष्पीकरण के दौरान शीतलता महसूस होती है, क्योंकि वाष्पीकरण आसपास के क्षेत्र से ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है तो आसपास के क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है, जिससे हमें शीतलता का अनुभव होता है। इसके लिए हमें एक उदाहरण देखते हैं कि एसीटोन है, नाखून की जो पालिश होती है उसको छुड़ाने वाला द्रव है एसीटोन की एक बूंद यदि हम हथेली पर रखते हैं तो तत्काल वाष्पित हो जाता है और हथेली में हमारी ठंडक महसूस होता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हम एसीटोन को हम अपने हाथ की हथेली पर रखते हैं तो उसका चूँकि क्वथनांक काफ़ी कम होता है तो हथेली के तापमान पर ही वो वाष्पित हो जाता है और इसके कारण वाष्पन की क्रिया के दौरान जो उसको ऊष्मा की आवश्यकता हुई वो हाथ की हथेली से ले लिया और वहाँ ऊष्मा की कमी हो गई और उस ऊष्मा की भरपाई के लिए वो आसपास के वातावरण से ऊष्मा को ले लिया, जिससे आसपास के वातावरण का ताप घट गया और हमें ठंडक महसूस होती है। इसी तरह से गर्मियों में सूती कपड़े पहनना। गर्मी में हम सूती कपड़े पहनते हैं, हमारे गर्मी में पसीना चलता है, पसीना चलने से वाष्पन की क्रिया होती है। वाष्पन की क्रिया होने से जो कण है वो हमारे शरीर से ऊर्जा लेता है और शरीर से ऊर्जा लेकर वाष्पित हो जाता है। अब शरीर में जो ऊर्जा की कमी हुई उस ऊर्जा को शरीर आसपास के क्षेत्र से अवशोषित